नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करप्शन की। जो हमारा इसके पहले का वीडियो था हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि इशारे में करप्शन होते क्या, आपका अधिकार क्या, लेकिन आपके अधिकारों से वंचित कर रहे कौन, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अब दोस्तों, सर्कुलर नंबर 2, एसआरए का सर्कुलर नंबर 2 क्या कहता है? कैपेबिलिटी ऑफ द डेवलपर, बिल्डर की आर्थिक क्षमता क्या है। अब आर्थिक क्षमता के विषय में इन्होंने कॉन्फिडेंशियल कर दिया है, जो कि वो इन्फॉर्मेशन आपको 20 साल तक तो नहीं मिल सकती। 20 साल तक वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती है, लेकिन उसके अंदर एक और क्राइटेरिया दिया हुआ है डेवलपर का कि जो भी डेवलपर जिस क्षेत्र में काम करेगा उस क्षेत्र की जो भी परिधि है, जो भी लंबाई चौड़ाई, जो भी क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का पिछले 5 साल में मुंबई के अंदर में या जो महानगर पालिका लग रही है उस क्षेत्र में पिछले 5 साल में उस क्षेत्रफल का 25% डेवलपमेंट किया हुआ होना चाहिए। यदि इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है तो ये डेवलपर के लिए पात्रता उनकी नहीं होगी। ये नियम बनाए गए हैं सरकार द्वारा एसआरए के सर्कुलर नंबर 2 में। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी भी डेवलपर की पात्रता इसलिए रद्द की गई हो कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है? कि दोस्तों, अगल बगल में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे डेवलपर्स के जो भी एक्सपीरियंस है वो नीलबट्टा सन्नाटा है। उन्होंने कोई डेवलपमेंट किया ही नहीं, फिर भी उनको एलओआई दी जाती है, उनको हर चीज़ की मदद की जाती है, जिसके कारण आपके डेवलपमेंट के अंदर विलंब होता है, लोग भाड़े के लिए परेशान होते हैं और डेवलपमेंट अटका रहता है। तो ये गलतियां कौन कर रहा है? ये गलतियां कौन कर रहा है? क्या आप कर रहे हैं? नहीं, ये गलती कर रही है सरकार और ये सरकार के अधिकारी। भाई, जब कानून बना है तो कानून को लागू किया जाए ना, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन ये नहीं करते, ये कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन अगर झोपड़ीधारकों के विषय में कोई भी चीज़ है तो उससे प्रॉपर कानून बताएंगे, ये कानून ऐसा है, ये कानून ऐसा है। लेकिन डेवलपर के लिए कोई कानून नहीं है। कानून बना है, उसके बावजूद तोड़ के उनको परमिशन दे दिया जाएगा। तो सबसे पहली गलती तो एसआरए डिपार्टमेंट सर्कुलर नंबर 2 के अंदर कर रहा है, जहां बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं, बहुत सारे डेवलपर्स। अभी मैंने बताया खोतवाड़ी भीमवाड़ा का इतिहास। खोतवाड़ी भीमवाड़े में मिसेस चौहान बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जितना बड़ा क्षेत्र पर लिया था दोस्त, 8 लाख स्क्वायर फीट का। 8 लाख स्क्वायर फीट का मतलब 2 लाख स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी मुंबई में। इन्होंने कहीं डेवलपमेंट ही नहीं किया था, लेकिन इनको एलओआई दे दी गई। उसके बाद आए डीजर डेवलपर। तो डीजर डेवलपर का भी इतिहास जब बताइए कि कौन सा डेवलपमेंट उन्होंने किया है। 2 लाख स्क्वायर फीट कहीं डेवलपमेंट किया है मुंबई के अंदर? मैंने तो आज तक उनकी कोई बिल्डिंग नहीं देखी मुंबई के अंदर। तो दोस्तों, इस तरह से अब तीसरा भी गजदर बांध पे। अब गजदर बांध का सबसे बड़ा इतिहास ये है कि गजदर बांध डेवलपर, मतलब उस डेवलपर ने प्रॉपर इस एरिया के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड कराई है। तो बताइए, जब इस एरिया के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड कराई है
तो इन्होंने कहाँ डेवलपमेंट किया है? जबकि गजदर बांध जो एरिया है बहुत बड़ा है, तकरीबन 5 से 6 हज़ार झोपड़ों का इसारे है वो। तो उसमें बिल्डर की क्षमता कितनी होनी चाहिए, बिल्डर का एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? क्या ये अधिकारी जानबूझ के कर रहे हैं या पैसे के लालच में कर रहे हैं? बात तो वही है। ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, ये अधिकारी भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब पैसे का खेल है। इनको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है, आप कितने भी लड़ो, वो बोलेंगे नहीं डेवलपर बराबर है। अरे भाई, डेवलपर चुनने का अधिकार सोसाइटी का है, लोगों का है, लोगों का है, सोसाइटी का है। अब उस डेवलपर का की एलिजिबिलिटी को टेस्ट करना, उसकी चेक करना, ये डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक मुझे नहीं लगता किसी डेवलपर का कि पात्रता का चेक किया है या उसको अपात्र किया इस विषय में। तो दोस्तों, पहला करप्शन तो सर्कुलर नंबर 2 से चालू हो जाता है। अब उसके बाद सर्कुलर नंबर 20, रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन जो मैंडेटरी है कि LOI आने के बाद इनका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन हमारे जानकारी में तो ये भी आया है कि जोगेश्वरी में एक सोसाइटी है, में अलॉटमेंट हो गया, लेकिन सोसाइटी आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। वहाँ पे सोसाइटी आज तक रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो दोस्तों, ये कौन कर रहा है ये सब? ये कौन कर रहा है? ये सरकार की कमियाँ या अधिकारियों की कमियाँ? ये अधिकारी बिल्डर को सही देते हैं, ये अधिकारी बिल्डर की हर काम में बिल्डर का सपोर्ट करते हैं। आप एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए, आपके काम नहीं होंगे। मैं साधारण सी बात कर रहा हूँ। ये जो डिप्टी कलेक्टर SRA में नायब तहसीलदार बैठे हैं या डिप्टी कलेक्टर SRA बैठे हैं, वहाँ पे आप वारसनामा में अगर पति एक्सपायर हो गए, पति के लिए नाम डालने के लिए भी आप एप्लीकेशन फाइल कर देंगे ना दोस्तों, कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया उनके खर्चे हो जाते हैं। जबकि सरकार बोलती है निःशुल्क, लेकिन अधिकारी की पेन नहीं चलती, अधिकारी की पेन नहीं चलती है। क्या कारण है कि उन गरीबों को वहाँ पैसे देने पड़ते हैं? ये बात समझ भी नहीं आई। जबकि 152 के हिसाब से पति पत्नी तो नॉमिनी है, उनके ट्रांसफ़र करने में तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको एप्लीकेशन डाल के उनका ट्रांसफ़र नहीं भी ट्रांसफ़र कराते तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे बताइए, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे बताइए। क्योंकि जब वो नॉमिनी है, दोनों साथ में पात्र हुए हैं, तो उनको पात्रता में नाम नहीं भी बदली करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना उनको अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आएगा, ना उनको इलेक्शन में प्रॉब्लम्स आएंगे, ना उनको मीटिंग्स अटेंड करने में प्रॉब्लम है, कोई उनको नहीं रोक सकता, ना भाड़े के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये सर्कुलर 152 खुद बोल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो करप्शन चालू है, बिना पैसे के काम नहीं होते। तो मैं इसीलिए बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, क्या SRA में व्यापार चालू है? SRA के नाम से व्यापार चालू है? अब कंप्लेंट अथॉरिटी के पास पात्रता के लिए आदमी एप्लीकेशन फाइल कर दे, अगर वो उसके पीछे फॉलोअप नहीं करें तो उस एप्लीकेशन पे एक रिप्लाई नहीं देते लोग। क्यों? क्या अधिकारियों को बिल्डर ने गलत किया ये बताना जरूरी है? ये जरूरी है कि हम ही बताएं कि भाई बिल्डर यहाँ गलत कर रहा है? तो अधिकारी वहाँ क्यों बैठे हैं? अधिकारी क्यों बैठे हैं? उनको जो आज सैलरी मिल रही है तो क्या डेवलपर्स दे रहे हैं या आम जनता ही दे रही है? तो ये क्या सुओ मोटो नहीं ले सकते? इनका कर्तव्य है जहाँ काम चल रहा है वहाँ की बाकायदा इंस्पेक्शन करें, रिपोर्ट सबमिट करें, हर 3 महीने में एक मीटिंग हो, उस मीटिंग के अंदर में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, डिप्टी कलेक्टर SRA, सहकार विभाग के अधिकारी उस मीटिंग को अटेंड करें या उनके प्रतिनिधि,
और उसका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सीईओ एसआरए को रिपोर्ट दिया जाए। तो क्या बताइए, किसी भी एसआरए में 3 महीने में मीटिंग हो रही है? मीटिंग हो रही है? ये सर्कुलर बनाया जाता है मात्र दिखावे के लिए, मात्र दिखावे के लिए। अभी दोस्तों मैं कल ही गया था एसआरए में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मुझे बोला गया कि ठाकुर जी, हमने आपको कभी प्रॉब्लम किया, कभी भी किसी इन्फॉर्मेशन में हम आपको दे रहे हैं, हमने मदद किया कि नहीं किया? मैंने बोला सर, लास्ट टाइम एक आरटीआई के अंदर आपने खाली एक पॉइंट का आरटीआई दिया था, बाकी दिया नहीं था। मैंने आपको नहीं है तो आप देखिए उस आरटीआई के एप्लीकेशन मैंने लिख के साइन किया हूँ कि मुझे खाली एक पॉइंट का आरटीआई मिला है, ए नंबर का, बी और सी मिला नहीं है। मैं लिखा हूँ मैंने, लेकिन फिर भी मैंने अपील फाइल किया नहीं फाइल किया। लेकिन अब मुझे मजबूरी में अपील फाइल करना पड़ा। बोले हम तो दोस्ती निभा रहे हैं। बोले सर क्या दोस्ती निभा रहे हैं? बोले पिछले 10 सालों में जो आपके यहाँ पे काम नहीं हुए वो काम हम कर रहे हैं। बोला सर सिर्फ बराबर बोल रहे हैं आप। पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुए थे वो काम आप लोग कर रहे हो। यहाँ के गरीबों को मार रहे हो, यहाँ के गरीबों के पास को भाड़े नहीं मिल रहे, इनके बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेशन नहीं है, उसका इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हो, दुकानदारों को आप 30 फीट नीचे जब दुकान दे रहे हो, ये आप ही कर रहे हो। रिहैब बिल्डिंग तोड़ के उसके अंदर गाले बनाए जा रहे हैं, ये आप ही कर रहे हो। बोले उसने अप्रूव करवाया। बोले सर आपने अप्रूव किया कैसे? अप्रूव किया कैसे? अब देखिए दोस्तों, इस पर रूल कैसे? अभी यही चीज़ बात करने का तरीका होता है। यदि आप कानून नहीं जानते तो आप अधिकारी से बात नहीं कर सकते। तो मतलब सर आपने देने के पहले ये चेक किया कि वहाँ पे उसने कितने रेसिडेंशियल यूनिट या कॉमर्शियल यूनिट बनाए हैं? चलो कॉमर्शियल तो बहुत सारे मैं समझ सकता हूँ, तो रेसिडेंशियल यूनिट कितने बनाए? उन्होंने 2016 में प्लान सबमिट किया, 2017 में अमेंडमेंट किया, 2018 में अमेंडमेंट किया, 2021 में अमेंडमेंट किया। तो 16 का प्लान को डेवलपमेंट चेंज कर दिया गया बिना एजीएम रिपोर्ट के। एक मनमानी हुई। अब 17 और 18 का प्लान आप देखिए तो उसमें 204 यूनिट है, 204 यूनिट है, जबकि एनेक्शन में कितने हैं? 251। तो ऑलरेडी यहाँ पे 47 यूनिट कम है, उसके ऊपर पीएपी। तो फिर आपने और रूम कम करने के लिए कैसे दिया, ये मुझे बताइए। तो ऑफिसर कहते हैं कि भाई वो उनको तो पूरा रूम बनाना पड़ेगा। अरे मैं बोला सर जब 204 यूनिट 269 का एरिया बनाया था तब था, अब 300 का बनाना है तो यूनिट कम होगी या बढ़ेगी, ये आप मुझे बताइए। ऊपर से हर बिल्डिंग के 2, 4, 6 रूम हर बिल्डिंग से कटिंग करके उसको कॉमर्शियल गाले बनाए जा रहे हैं। तो कितने रूम हो गए? 5 6 30 रूम तो ऐसे ही कम हो गए। तो कैसे वहाँ पे 251 यूनिट बनाए जाएंगे, ये आप मुझे बताइए। तो इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो सीओ सारे बैठे हैं ये पब्लिक का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये बिल्डर रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बन चुकी है, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी नहीं है। अगर वो पब्लिक का काम करते तो पूछते थे भैया इसके अंदर 251 रूम है ही नहीं, आप वहाँ से अमेंडमेंट करवा रहे हो, कितने काट के हम यहाँ पे कॉमर्शियल बनाएंगे। भैया पहले वहाँ के जो निवासी है उनके लिए रूल के हिसाब से जितने भी घर है जो एनेक्शंस में है, चाहे पात्र है चाहे अपात्र है, उन लोगों के उतने ही यूनिट वहाँ बनाने पड़ेंगे। उसमें जो पात्र होंगे उनको घर मिलेगा, जो अपात्र होंगे उसके अंदर वो फ्लैट पीएपी को हैंडओवर किया जाएगा, इस सारे को फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियों को बेच दिया जा रहा है, गायब कर दिया जा रहा है। तो सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही कि भैया तुम्हारे जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं सारे में क्या कर रहे हैं? वो तो पब्लिक के साथ सरकार का भी नुकसान कर रहे हैं।
सरकार का भी नुकसान करा। 47 यूनिट कम प्लस पीईपी, तकरीबन उसके अंदर मेरे हिसाब से तो 60 से 70 पीईपी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही होंगे। मैंने अभी तो उसका कैलकुलेशन नहीं किया है दोस्तों, लेकिन अंदाजन बता रहा हूँ 70 से 80 के करीब बीच में पीईपी होंगे। तो 43, 47 ये हो गए, 80 वो हो गए, कितने सारे, कितने घर, कितने यूनिट सरकार के नुकसान कर रहे हैं लोग। तो क्या सरकार इस पे विचार करेगी नुकसान किसका है? ये दोस्तों आपका और हमारा नुकसान है कि आज हमारे जो भी भाई बहन जिनका घर प्रोजेक्ट अफेक्टेड प्रकल्प बाधित योजना के तहत आता है, तो उनको घर कहाँ मिलेंगे? तो सरकार तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियों को भी नीलामी कर रही है, ये एसआरई के अधिकारी भी कर रहे हैं। तो इनके ऊपर नकेल डालेगा कौन? भाई 2014 2019 में आई थी खबर कि एक एक की खबर ली जाएगी, एक एक की खबर ली जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो करप्शन इतना बढ़ गया 2014 के बाद ना दोस्तों, इतना बढ़ गया करप्शन। क्योंकि हम तो एक्टिविज्म में आज से नहीं, हम इस एक्टिविज्म में आज से नहीं है, नियर अबाउट 97 96 95 से हम एक्टिविज्म में है। हम तो देख रहे हैं ना पिछली सरकार में क्या अधिकारियों का रवैया था, 2000 के बाद क्या रवैया हो गया है। तो 2000 के बाद 100% टोटल करप्शन ही करप्शन है। ठीक है, पिछली सरकार की में थी उसमें भी करप्शन थे, लेकिन अधिकारी डरते थे। आज अधिकारी डरते नहीं, उन्हें पंख लगे, पंख, सुपरमैन बन गए। तो सीधा बोलते आपको जो करना है करिए, जाइए, जहाँ जाना है जाइए। ये वर्ड में बात करते हैं दोस्तों, ये वर्ड में बात करते हैं। तो मतलब उनके पीछे कौन है? कोई तो होगा, कोई तो होगा ना, जो उनको पीछे से बैकबोन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। भाई अब बिंदास खड़े रहो, कुछ नहीं करने देंगे। तो कौन हो? ये सफ़ेद पोस्ट नेता, ये आपके लोकल जो नेता है ना, वो इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके एरिया में इनकी मनमानी चलती है। वो बोलते हैं मेरी पूछे पर कुछ करने का नहीं। ये हालत हो गई है हमारी मुंबई की, गुलाम बना के रख दिया है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये समझिए करप्शंस क्या है। अब इसके बाद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि बहुत सारी सोसाइटी में जैसे बताया अलॉटमेंट हो गया तक सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो क्यों नहीं कर रहे भाई? क्यों नहीं कर रहे? जब नियम है तो अधिकारी खुद बोलना चाहिए, भैया नहीं पहले सोसाइटी रजिस्टर का, बाद में अप्रूवल मिलेगा। कि नहीं, अप्रूवल लेते जाओ, सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो, क्योंकि सोसाइटी अनरजिस्टर्ड रहेगी तो डेवलपर को बेनिफिट मिलता है। इसके बारे में मैंने बता चुका पहले कि उस समय होल एंड सोल एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते थे चीफ प्रमोटर, मुख्य प्रवर्तक। लेकिन रजिस्टर्ड होने के बाद जो भी कमेटी है कानून के दायरे में आती है। हमारे यहाँ पे प्रशासक जो बैठी है, वहाँ पे तो कमेटियाँ 2-2 साल इलेक्शन नहीं लेती है, फिर भी वो हेयरिंग लगाती है। हाँ मैं ऑर्डर देती हूँ, अभी ऑर्डर क्या आता है पता नहीं। उनका ड्यूटी है ही नहीं कि भाई सोसाइटी रजिस्टर्ड है या प्रपोज्ड है, तो भैया इनका जो प्रपोज्ड है तो साल भर में इन्होंने क्या काम किया है। तो ये चीज़ का कोई खबर लेने की तैयारी नहीं है इनकी, ये सुओ मोटे नहीं लेते हैं। ये आप पे निर्भर है, ये आप पे निर्भर है। और आप अगर कम डालेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे कोई एप्लीकेशन ग्रीवेंस है, तो बोलेंगे भाई कंप्लेनेंट है, ये शिकायत करता है, ये उल्टा, ये आपको बदनाम करेंगे। तो ये पॉलिसीज चालू है एसआरई के अंदर में। उसके बाद दूसरों सर्कुलर नंबर 21 झोपड़ी धारकों के साथ करारनामा। तो करारनामा के बारे में तो आपको पता है कि करारनामा के अंदर तो ये तो जो चीज़ है ये सोसाइटी, डेवलपर और बिल्डर के बीच में होती है। इसके अंदर क्या करप्शंस है उसके बारे में आप जान लीजिए। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं और आपने भी देखा होगा, मुंबई में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे करारनामा हो चुका है, एनेक्शल 2 बन चुका है, कि 20-20 साल से उनके पास एलओए नहीं है। 15 साल से 20 साल से उनके पास एलओआई नहीं है, लेटर ऑफ इंटेंट उनको मिला ही नहीं है। तो फिर उस
एनेक्शल 2 को रद्द करना चाहिए या नहीं, ये बताइए। उस एनेक्शल 2 को रद्द करना चाहिए या नहीं। अभी जैसे मैं बताता हूँ गजदर बांध का, उस दिन मैं गया था, उनका इंटरव्यू लिया था, आपने देखा होगा वीडियोस। 2006 में एनेक्शल 2 बना है, 2023 में एलओआई मिली है। अब उसी एनेक्शल 2 के पर आप एलओआई दे रहे हैं, आप आईओ दे रहे हैं, आप सीसी दे रहे हैं और प्रपोजल सेंक्शन कर रहे हैं। भाई 2006 और 2023 तकरीबन 19 साल, तो 19 साल के अंदर तो एक जनरेशन चेंज होता है ना। कितने लोग जो एक्चुअल झोपड़ी धारक होंगे उनकी मृत्यु हो गई होगी, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है। कितने झोपड़ी धारक ऐसे हैं जो बेच के चले गए होंगे। अब सरकार का नया कानून भी आ गया है, 2000 से 2011 के बीच की पात्रता, सशुल्क पात्रता, तो क्या उनका समावेश नहीं होगा? तो क्या उनके लिए एनेक्शल 2 को रीवेरीफाई करना जरूरी नहीं है? लेकिन सरकार नहीं करेगी क्योंकि बिल्डर नहीं चाहता है, बिल्डर नहीं चाहता है। आप समझो उस एरिया में 25% रूम बिक चुके हैं, तो भाई उनके नाम कैसे ट्रांसफ़र होंगे, उनके नाम कैसे ट्रांसफ़र होंगे, ये आप मुझे बताइए। लेकिन ये अधिकारी करते हैं। आप अगर जाएंगे तो आपको मतदार यादी का बहाना निकालेंगे, आपको फोटो पास का बहाना निकालेंगे, आपको बताएंगे कि भाई आपने तो घर खरीदा, आपकी पात्रता। लेकिन जहाँ पे गांधी जी पहुँच जाती है वहाँ पे सब पात्रता हो जाती है। मैंने खुद देखा है, एक व्यक्ति इलेक्शन में नाम जिसका है, उसके अलावा 3 ट्रांजेक्शन हुए, फिर भी उसको उसका नाम ट्रांसफ़र करके दे दिया है कंप्यूटर अथॉरिटी ने। मैं उस समय, मेरे एक मित्र, उनका सेम मैटर था, उन्होंने घर खरीदा था, मैं गया था कोष्टी साहब से बात करने के लिए। नंद कुमार कोष्टी जी थे उस समय हमारे यहाँ पे बांद्रा 3 में, कंप्यूटर अथॉरिटी बांद्रा 3 में। तो कोष्टी जी से मैंने बोला कि सर आप बोलते हो कि यहाँ पे आपका नाम नहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन बगल का डिपार्टमेंट तो ट्रांसफ़र कर रहा है, देखिए ना। तो मुझे नंद कुमार कोष्टी जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे अच्छा लगा था कि शायद ऐसे भी अधिकारी हैं आज भी। उन्होंने कहा ठाकुर जी आप सब जानते हो, आप लीगल सब जानते हो, फिर भी आप मुझसे बोल रहे हो कि बगल वाला अगर चोरी कर रहा है तो मैं भी चोरी करूं। मैं बोला सर ये मेरा कहना नहीं। बोले नहीं आप वही कह रहे हो ना कि भाई उन्होंने की कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो भाई वो कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता हूँ, आप लीजिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे रूल के अंदर में नहीं आता है, समझे दोस्तों। लेकिन फिर भी हो रहे हैं, तो ये करप्शन चालू है। मैं ये कहता हूँ कि करना चाहिए, लेकिन बाकायदा सरकार को इसके ऊपर जीआर निकालना चाहिए, नोटिफिकेशन करना चाहिए कि झोपड़ों के अंदर अगर डेवलपमेंट लेट है, अगर उसमें खरीदी बिक्री हुई है, तो उस चीज़ के अंदर उनकी जो लोगों ने रूम खरीदे हैं उनके पैसे खराब नहीं हो, उनके पैसों का नुकसान नहीं हो, इसके लिए उनका नाम ट्रांसफ़र किया जाए, उसके जो भी चार्जेस है वो लगाए जाए और उनका नाम ट्रांसफ़र किया जाए। ये होना चाहिए, मैं भी मानता होना चाहिए, लेकिन लीगली। अभी बताइए कि कोई बंदा अगर करवा लेता है, कल किसी ने आरटीआई डाल दिया कि भैया इनका तो नाम था, इनकी पात्रता कैसे कर दिया, तब क्या होगा। वो अधिकारी तो गए, उनका ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ वहाँ निकल लिए, नुकसान किसका होगा, उस व्यक्ति का जिसने उस पात्रता के लिए पैसे खर्चे किए। तो दोस्तों ये सब प्रॉब्लम, ये करप्शन जो आज इस सारे में चालू है, ऐसे बहुत सारे करप्शंस हैं जो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी बीच में ही मैंने, हमारा एक एपिसोड चला था, उसके अंदर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सअप भी किया था कि सर कंप्यूटर अथॉरिटी कहता है कि एनेक्शल 2 की कॉपी कॉन्फिडेंशियल होगी। अब बताइए, सर्कुलर नंबर 66 बोल रहा है कि एनेक्शर को कॉपी फाइनलाइज होने के उसकी पब्लिसिटी करना पड़ेगा 2 पेपर में। तो जो चीज़ का पब्लिकेशन किया जाता है वो कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में आ ही नहीं सकता ना। तो ये करप्शन है, लोगों को गुमराह करना। एक प्रशासकीय अधिकारी का काम ये नहीं है कि लोगों को गुमराह करे,
एक प्रशासकीय अधिकारी का काम ये होता है कि लोगों को सही मार्ग दिखाए। इनको जो ड्यूटी दी जाती है, पगार दी जाती है, वहाँ पे फॉल्सिफिकेशन के लिए नहीं जाती है, गुमराह करने के लिए नहीं दी जाती। लेकिन आज वही चीज़ हो रही है, फॉल्सिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है, गुमराह किया जाता है लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद दोस्तों, अब सर्कुलर नंबर 30 पर पुनर्वसन इमारत के बांधकाम को और इमारत को बांधकाम प्रारंभ पत्र देना, मतलब कमिटमेंट सर्टिफिकेट, बांधकाम प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तो कमिटमेंट सर्टिफिकेट, अब कमिटमेंट सर्टिफिकेट का रूल्स क्या है कि डेवलपर जब तक प्रॉपर्टी खाली नहीं होती है तब तक कमिटमेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। उनको ओपन प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है। लेकिन ये एसआरई के अधिकारी कमिटमेंट सर्टिफिकेट पहले इशू कर देते हैं और यहाँ तक कि बैक डेटेड भी करते हैं, बैक डेटेड भी एनेक्सल 2 इशू करते हैं। क्योंकि मेरा ही एक मैटर है, मैंने जबकि आपको बताया था और ये चीज़ वीडियोस पे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे कि भाई डिपार्टमेंट ने बोला कि हमारे जो प्रोजेक्ट में है 2016 में सीसी दी गई और 2016 मेरे ख्याल से सितंबर महीने में या अगस्त महीने में दी गई, 8/2016 को सीसी दी गई। अब वहाँ पे दिसंबर महीने में सीओ साहब ने 13(2) की नोटिस इशू किया है, सुओ मोटो लिया है कि भैया आपने 2014 में सिर्फ आयु लिया, उसके बाद कोई भी परमिशन आपको मिली नहीं है। सीसी के 3 महीने बाद, 3 या 4 महीने बाद, अब 3 महीने पकड़िए, दिसंबर में दी गई थी। तो मुझे ये बात बताइए कि सीओ साहब ने क्या ऑर्डर भांग खा के नोटिस निकाला था? अधिकारी बोलते नहीं हमने तो दिया था। अरे अब वो सुपरविजन में है भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिपार्टमेंट के चीफ है वो, और आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो कि भाई उन्होंने वो गलत लिखा है, हमने तो सीसी बराबर दिया है। तो क्या सीओ साहब ने जो नोटिस निकाला है वो बिना रिपोर्ट किए भांग खा के निकाला था? असीम गुप्ता जी थे तभी उन्होंने निकाला था नोटिस, जिस नोटिस का आज तक क्लियरिफाई नहीं हुआ है। नोटिस अभी भी अबेंस में है, ऑर्डर्स नहीं आए, बिल्डिंग बन गई। तो ये है करप्शन। रूल के हिसाब से यदि एक लीगल नोटिस कोई भी निकली है, उस लीगल नोटिस को डिपार्टमेंट कर दिया है, जब तक उस पर खुलासा नहीं होता है फर्दर अप्रूवल नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ एसआरए में भाई भाड़े के मैटर में स्टॉप निकाल के ये लोग परमिशन दे देते, फर्दर अप्रूव कर देते। खाली मूर्ख बनाते लोगों को, मूर्ख बेवकूफ़ बनाने का इनको ट्रेनिंग दी गई है सरकार द्वारा। महाराष्ट्र सरकार इनको ट्रेनिंग दे रही है अधिकारियों को, पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाना है लोगों को। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाइए, लोगों को टॉर्चर करिए, ताकि यहाँ के जो मुंबईकर है मुंबई छोड़ के पलायन करे। बहुत सारी पार्टियां हैं जो मुंबई कर के लड़ती है, लेकिन कभी एसआरए में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया मुंबई कर के लिए कि भैया मुंबई कर को भगाया क्यों जा रहा है। बहुत सारी पार्टियां हैं, लोकल जो स्थानिक पार्टियां हैं, राज्य की पार्टियां हैं। तो क्या कभी मुंबई करों की खबर लिया आपने कि मुंबई करों को आज भगाया क्यों जा रहा है? 50% मुंबई कर पलायन कर चुके हैं मुंबई छोड़ के। मीरा रोड, वसई, नाला सफारा, विरार के आगे तक पहुंच गए, न्यू बॉम्बे चले गए। ये मुंबई में फिर रहेगा कौन? क्योंकि ये चाहते हैं मुंबई में गरीब व्यक्ति रहे ही नहीं, इनको इतना परेशान करो कि बेच के चले जाए। तो दोस्तों इसीलिए ये सब टॉर्चर का काम चालू है। ये महाराष्ट्र सरकार का बिहाइंड द कर्टन प्लान है, पर्दे के पीछे का प्लान। इस सामने से तो ऑर्डर नहीं दे सकते कि लोग भड़क जाएंगे, तो ये पर्दे के पीछे से काम किया जा रहा है। अगर ये महाराष्ट्र सरकार बोले कि नहीं ये काम नहीं कर रही है, तो ये इनके ऊपर नकेल क्यों नहीं डाल रहे अधिकारियों पे कि भैया तुम गलत क्यों कर रहे हो?
क्यों अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई कीजिए ना उनके ऊपर। इतनी क्या हमदर्दी है अधिकारियों से? क्या और ऑफिसर्स नहीं मिलेंगे? नई भर्ती कीजिए ना, बहुत ऑफिसर मिलेंगे, बहुत लोग अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, सब मिलेंगे। लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करना जरूरी है जिन्होंने भ्रष्टता की सीमा पार कर दिया है। पूरे मुंबई को रुला के रख दिया है। मुंबई के झोपड़पट्टी वालों के आंखों से आंसू नहीं, खून निकाल दिए ना, खून। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरे दर्शक मुझे कमेंट करके बताएं क्या मैं गलत कह रहा हूं। क्या आप भुक्तभोगी नहीं है? क्या आपको प्रॉब्लम्स नहीं है? अगर नहीं है तो आने वाले समय में आएगा, क्योंकि आपको भी तकलीफ देंगे। एक छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर में 250 लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर में जब हम 10 साल से जल चुके हैं, तो आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपके साथ क्या होगा दोस्तों? इसके लिए कहता हूँ यूनिटी बनाइए। लेकिन आप लोग नहीं सुनोगे। ईगो प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम। मैं क्यों बनाऊं, मैं खुद राजा हूं। लोगों के दिमाग में एक है, लीडर कौन ना, आम्ही सर्व लीडर है। अरे भाई, सेनापति नहीं बनाओगे ना तो कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। सेनापति मैंडेटरी है। हर राज्य का सेनापति ही राज्य की सुरक्षा का जिम्मेदारी लेता था और वो जिम्मेदारी निभाता था। तो सेनापति जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है। हम इसी करप्शन के विषय में फिर वीडियो में बात करेंगे। अब इस करप्शन के विषय में लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में हो सके 2-4 वीडियो। लेकिन जो करप्शन चल रहा है ये आपको बताना जरूरी है। इस चीज़ पे आप विचार कीजिए कि क्या कहीं ये सब जो मैं बता रहा हूँ क्या आपके साथ तो नहीं घटित हो रहा है, और यदि नहीं घटित हो रहा है क्या भविष्य में आपके साथ घट सकता है, तो उसकी सतर्कता बरतना आपका काम है कि आपको सोचना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी करप्शन के विषय में आगे बात करेंगे कि और क्या क्या करप्शन है जो एसआरए के अधिकारी, आपका अधिकार है लेकिन आपको दे नहीं रहे, और ये वहाँ पे मात्र गांधी जी लेके परमिशन देते हैं पैसे। क्योंकि खुला मैं बोलता हूँ कि बिना पैसे नहीं देंगे, क्योंकि अधिकारी और बिल्डर कोई रिश्तेदार नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।